तो आज हम लोग लास्ट सेट यानी इसका जो चौथा सेट है वो हम लेकर आए हैं और आज कोशिश करेंगे कि आपको 1 से 50 तक एक ही वीडियो में बता दें। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। जो 1 नंबर क्वेश्चन दिया कि विशेष दान डैश है। विशेष दान पूंजीगत प्राप्ति है, इसलिए जो पहला जो आंसर होगा 1 नंबर होगा। उसके बाद 2 नंबर जो आंसर दिया है, यदि अस्पष्टता कुछ न दिया हो तो प्रवेश शुल्क को क्या माना जाना चाहिए? आयगत रिव्यू यानी प्राप्ति आय मानना चाहिए। इनमें से कौन सा अलाभकारी संगठन नहीं है? तो साझेदारी फर्म नहीं है, सब अलाभकारी संगठन है। फर्म जो होता है वो अलाभकारी संगठन यानी लाभकारी संगठन होते हैं। तो इसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन, पूंजीगत प्राप्ति यानी पूंजीगत प्राप्ति खाता डैश के। कई बार सवाल आप लोगों को मिल चुका है। पूंजीगत एक वास्तविक पूंजीगत क्या होता है? वास्तविक खाता होता है, वास्तविक अकाउंट होता है। गैर व्यापारिक संस्था में दायित्व पर संपत्तियों की अधिकता को क्या माना जाता है? 5 नंबर जो क्वेश्चन है। तो जो 5 नंबर क्वेश्चन है उसमें पूंजी कोष आदर्श चालू अनुपात डैश है। 6 नंबर आदर्श चालू अनुपात डैश है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो होता है 2:1 ही परफेक्ट माना जाता है। आय व्यय खाता दर्शाता है आय व्यय इनकम और एक्सपेंडिचर, ये दोनों दर्शाता है, सरप्लस या डिफिसिट करके दर्शाता है। चलिए उसके बाद जो क्वेश्चन है 8 नंबर है, एक निजी कंपनी के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 200। एक निजी कंपनी की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 200। फर्म के दिए गए ऋण पर ब्याज क्या? एक प्रभार, एक तरह का चार्ज होता है। अगर फर्म पर दिए गए ब्याज है तो उस पर जो भी दिया जाता है वो चार्ज एक माना जाता है। साझेदारी पूंजी खाता ब्याज डैश है। साझेदार के पूंजी पर ब्याज क्या? एक तरह का एक्सपेंस होता है, इसलिए इसका 10 नंबर जो आंसर है विनियोजन मान के अप्रोक्शन मान के छोड़ दिया जाता है। विद्यमान साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन से क्या होता है? रिवैल्यूएशन ऑफ फर्म, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्म, ये वाला होता है, फर्म का पुनर्गठन होता है। फर्म का 12 नंबर जो क्वेश्चन, गेनिंग रेशियो क्या हो सकता है? गेनिंग रेशियो क्या हो सकता है? तो गेनिंग रेशियो के सूत्र जो होता है नया अनुपात माइनस ओल्ड रेशियो, यानी पहला न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा, 1 नंबर ऑप्शन। ठीक है। 13 नंबर जो क्वेश्चन है, समान लाभ से औसत लाभ की अधिकता कहा जाता है। जो 13 नंबर जो क्वेश्चन है, 13 नंबर क्वेश्चन, समान लाभ से अधिकता लाभ को कहा जाता है 13 नंबर, तो इसको कहा जाता है सुपर प्रॉफिट कहा जाता है। कई बार मिले। आदर्श त्वरित अनुपात क्या हो सकता है? लिक्विड डिक्री के, या लिक्विड रेशियो जो क्विक रेशियो का स्टैंडर्ड मानक होता है ना, 1:1 होता है, 1:1 होता है। आदर्श वाला क्या होता है? 2:1 होता है। 15 नए साझेदार के ख्याति के लिए लाई गई नगद राशि विद्यमान साझेदार किस अनुपात में बांटना चाहिए? तो उसको सेक्रीफाइस रेशियो में बांटा। जो भी नया गुडविल आया तो उसको सेक्रीफाइस रेशियो में बांटा जाता है। चलिए आज हम करेंगे पूरा 100 का 100। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को हम कुछ मैथ भी लेकर थोड़ा सा आ जाना चाहते हैं। 3-4 रोज बचेगा रोज मैथ। ऐसे देखिए आपका परीक्षा तो रोज है, लेकिन थोड़ा सा इसको भी वीडियो आधा घंटा देख, आधा घंटा की वीडियो तुम बनाते ही नहीं है, सीधा बात है। तुम लोग देखने के मन नहीं रखता, इसलिए नहीं तो इतना देर तो तुम ऐसे ही बोआता है सोशल साइट पर। पुनर्मूल्यांकन खाता के नाम पक्ष पर जमा पक्ष अधिक क्या होता है? लाभ होता है। ये भी साझेदार है। ये वाला सवाल जो होगा इसका बनाना होगा। इसके बनाने के बाद इसका आंसर 60,000 आएगा। इसको कैलकुलेट कीजिएगा। संचित लाभ और संचय हस्तांतरण किया जाता है साझेदार के पूंजी खाते में। साझेदार के पूंजी खाते में 18 नंबर साझेदार के पूंजी खाते में। पुनर्मूल्यांकन खाते से पुराने साझेदार के पूंजी खाते में किस अनुपात में ट्रांसफर किया जाता है? तो पुराने लाभ विभाजन अनुपात में। इसका 1 नंबर आंसर होगा। 20 नंबर अमन राज और शांतु लाभ को इतना अनुपात में विभाजित करते हैं, लाभ हानि अनुपात क्या होगा? एगो पार्टनर चुपचाप हट जाए ना, तो जो बाकी पार्टनर बच देते हैं उन्हीं का रेशियो उठाकर रख दिया जाता है, तो उनका नया रेशियो निकल जाता है। इसलिए जो 20 नंबर पॉइंट है इसमें से जो हट रहा है उसको काट देंगे। तो शांतु हट रहा है, तो शांतु जो हट, 1 मिनट पे हम देख लेते हैं किधर कैसे। ये हटा दीजिए, तो जो बच गया 3:2, ये उठा के यहाँ ला लीजिए। जो सॉरी ये हट रहा है, ये वाला हट रहा है, तो इसको उठा कर ला लीजिए। जो हट रहा है उसको डिलीट कर दीजिए, बाकी रख दीजिए। 21 नंबर सवाल, लाभ प्राप्ति अनुपात करना क्या है? गेनिंग रेशियो किस? गेनिंग रेशियो कब ज्ञात? प्रवेश के समय, अवकाश के समय,
फर्म विघटन के समय इनमें से कोई नहीं। देखिए 21 नंबर जो होता है जो गेनिंग रेशियो के अवकाश ग्रहण करने के समय गेनिंग रेशियो निकाला जाता है। अवकाश ग्रहण करने के समय, अवकाश ग्रहण करने के समय पुनर्मरण लाभ हानि खाता बांटा जाता है सभी साझेदार द्वारा जो 22 नंबर सभी साझेदार द्वारा होगा। 22 नंबर अब सभी तो यहाँ दिया है, तो एक मिनट 22 नंबर जो सवाल है वो सभी साझेदार द्वारा होगा। चलिए उसके बाद 23 नंबर साझेदार के अवकाश ग्रहण पर संचित लाभ को किसके पूंजी खाते में किया? तो इसको देखिए सभी साझेदार को किया जाता है। सभी साझेदार किसका भी आंसर होगा, जो भी आपका जनरल रिजर्व होता है सभी में बांट दीजिए। मृतक साझेदार के देश होता है उसके डैश में किया जाता है, उसको नॉमिनी यानी उसके जो एक्सिक्यूटर होता है, एक्सिक्यूटर आपको पढ़ाए थे उत्तराधिकारी को दिया जाता है। उसका फादर पिता माता नहीं दिखा रहा, एक्सिक्यूटर लिखा है, एक्सिक्यूटर जो बना दे जिसको दे दिया जाएगा। साझेदार के पूंजी पॉलिसी डैश खाता है, जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी है क्वेश्चन में 25 नंबर क्वेश्चन दिया क्या है, व्यक्तिगत खाता होता है, याद रखेंगे व्यक्तिगत खाता होता है, व्यक्तिगत खाता होता है। चलिए 26 मृतक साझेदार के निष्पादन को दे राशि पर साझेदार के मृतक तिथि भुगतान तिथि तक ब्याज दिया जाएगा। 26 नंबर जो क्वेश्चन दिया जाएगा वो क्या हो सकता है, तो 6% ब्याज दिया जा सकता है, 6% याद रखेंगे। वसूली खाता क्या, इस सवाल 100% पूछेगा। नाम मात्र खाता होता है, वसूली खाता क्या, नाम मात्र खाता होता है, नाम मात्र। वसूली व्यय को राशि खाता किस भाग में लिखा जाता है, ये तो सब ऑर्डिनरी सवाल आज हम लोग करते हैं। नाम पक्ष में डी आर में लिखा जाता है, जो भी एक्सपेंस होता है डेसन खाता है किधर लिखते हैं, नाम भाग में डी आर से लिखते हैं। फर्म के समापन पर साझेदार के ऋण खाते की राशि को दर्शाया जाता है। फर्म के समापन पर साझेदार को कहाँ दर्शाया जाता है, तो इसको देखिए जो होता है 29 नंबर से सवाल है, साझेदार के ऋण खाते में ट्रांसफर किया जाता है। फर्म के विघटन अप्लिकीय संपत्ति वसूली राशि किस खाते में जमा किया जाता है, फर्म के विघटन पर अप्लिकीय संपत्ति को किस रिलायसन खाता में किया जाता है। 30 नंबर में रिलायसन खाता में किया जाता है, रिलायसन खाता में बंद किया जाता है और रिलायसन खाता में दर्शाया जाता है ना। समस्त ऋण पत्रों का शोधन के पश्चात ऋण पत्र शोधन संचय किसके हस्तांतरित किया जाता है, समान संचय खाते में, समान संचय खाते में। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 32 नंबर, एक कंपनी के सदस्यों की दायित्व क्या होती है। कंपनी में जो सदस्य पैसा लगाते हैं उतना ही भर होता है, इसलिए सीमित कहा जाता है। सीमित होगा इसका आंसर, सीमित होगा। चलिए सीमित होगा। कंपनी अधिनियम धारा के अंतर्गत कटौती निर्णय नहीं किया जा सकता, सेक्शन 53 के अनुसार। याद रखना है, पीछे भी सवाल मिला, सेक्शन 53 के अनुसार होता है, सेक्शन 53 के अनुसार होता है। अंश आवंटन खाता क्या है, अंश आवंटन खाता क्या है, तो अंश आवंटन खाता है व्यक्तिगत खाता है, इसमें दिया है व्यक्तिगत खाता, पर्सनल अकाउंट, सी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। 35 में कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार ऋण पत्र शोधन पूर्व अंकित डैश के बराबर और शोधन संचय हस्तांतरित किया जाना चाहिए, जो 35 नंबर सवाल है। तो इसमें 35 नंबर जो सवाल दिया हुआ है इसमें 25% के बराबर जरूरी है। सवाल एक बार और मिल चुका है। प्रत्येक कंपनी जिसका DRD बनाना अनिवार्य है, अगले वर्ष 31 मार्च को समाप्त होने वर्ष के दौरान देने वाले ऋण पत्रों की राशि कम से कम कितनी प्रतिशत 30 अप्रैल तक बैंक में जमा करना चाहिए, इसका भी 15% आंसर होगा। 15% देना पड़ता है, और कोई कंपनी ऋण पत्र बेचती है तो उसका 15% राशि रिजर्व बैंक में रखना पड़ता है। एक संयुक्त पूंजी वाली कंपनी डैश है, संयुक्त कंपनी वाला पूंजी डैश है, तो एक कृत्रिम व्यक्ति होती है, कृत्रिम व्यक्ति होती है, इसलिए इसका जो आर्टिफिशियल पर्सन दिए हैं। ऋण पत्र डैश है, ऋण पत्र क्या है, कंपनी के लेनदार है, कंपनी के लेनदार है। लाभांश जो होता है डैश पर दिया जाता है 40, लाभांश डैश पर दिया जाता है। लाभांश जो होता है चुकता, देखिए चुकता प्रदत्त पूंजी पर लाभांश, जो देखिए जितना पैसा हम लोग को मिल चुका है उन्हीं लोग को लाभांश दे सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया, समता अंश डेबिट इक्विटी क्या है, तो सोल्वेंसी रेशियो होता है। 41 नंबर जो पॉइंट है सोल्वेंसी, पीछे वाला भी सेट में था। चलिए रोकड़ विवरण संबंध क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थर्ड, बहुत सारे देखिए इस सेट में बहुत ऐसे क्वेश्चन जो 3 सेटों में पढ़े ना, उन सब का मिलता जुलता भाग इसमें दिया है। ऋण पत्र पर अधिमूल्य निर्गमन क्या है, समान लाभ है, पूंजीगत लाभ है, पूंजीगत हानि है। देखिए जो होता है 43 नंबर पूंजीगत हानि के रूप में देखा जाएगा। पूछ रहा है ऋण पत्र का अधिमूल्य पर निर्गमन जारी के समय तो लाभ होगा, तो इसलिए पूंजीगत लाभ होगा। इसका आंसर जो होगा पूंजीगत लाभ होगा। शोधन के समय रहेगा तो हानि होता। 44 नंबर करंट रेशियो के सूत्र पूछा,
करंट रेशियो का सूत्र आप जानते हैं, करंट एसेट बटा करंट लायबिलिटी होता है, इसलिए इसका 44 का नंबर भी होगा। यह सूत्र याद है तो देखिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए रेशियो का जितना क्वेश्चन का सूत्र याद है तो उसका बनाना आसान हो जाता है। ए, बी और सी एक फर्म के साझेदार डी प्रवेश करता है तो फर्म का विघटन होगा, पुरानी फर्म साझेदार के विघटन होगा, पुरानी साझेदार के पुनर्गठित होगा। इनमें से क्या होगा? जो पूछा कि फर्म के समय कोई पार्टनर प्रवेश करे तो क्या होगा? तो पुरानी साझेदार का जो पुनर्गठित किया जाता है, फिर से उसको मतलब रिवैल्यूएट करना पड़ता है, इसलिए इसका जो होगा आपका क्वेश्चन नंबर सी, आंसर सी होगा। निम्नलिखित में से कौन से गैर व्यापारिक मद नहीं है? गैर व्यापारिक मद नहीं है, तो गैर व्यापारिक मद नहीं है 46 में जो क्वेश्चन है गैर व्यापारिक मद नहीं है, तो इसमें दिया हुआ नगद विक्रय जो होता है गैर व्यापारिक मद नहीं है, बाकी सब गैर व्यापारिक मद है। चलिए, समांतर लाभांश दिया जाता है, समांतर लाभांश दिया जाता है 47 में, समांतर लाभांश दिया जाता है प्रदत्त पूंजी में होता है, जो समांतर लाभांश दिया जाता है प्रदत्त पूंजी, इसका आंसर होगा सी। चलिए, अब बात करेंगे हम लोग 48 नंबर बात करते हैं, एक एक क्वेश्चन करके हम लोग बनाएंगे। 48 नंबर जो क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। क्विक रेशियो और या लिक्विड रेशियो जो क्वेश्चन दिया है इसका आंसर याद रखिए, क्विक एसेट बटा करंट लायबिलिटी, ये तो मैथ इसका बताया थे, इसलिए इसका जो आंसर होगा ये वाला का। 49 नंबर में कौन से गैर व्यापारिक मद है? कौन से गैर व्यापारिक मद है? तो इसमें हरास है और ख्याति, दोनों गैर व्यापारिक मद, इसलिए इसमें आंसर होगा सी नंबर, ए और बी दोनों होगा। साझेदार के चालू खाते शेष हमेशा क्या होते हैं? देखिए, साझेदार के चालू खाता हमेशा डेबिट या और अथवा क्रेडिट दोनों हो सकता है, इसलिए कोई जो है नहीं कहीं डेबिट होता है, कि कभी डेबिट कम हो सकता है, कभी क्रेडिट कम, इसलिए इसका आंसर जो होगा सी होगा। तो हम लोग 50 से भी आज आगे बढ़ेंगे, इसलिए थोड़ा सा आज के लास्ट वीडियो आप संयम बनाकर बने रहे। अगर जरूरत पड़े तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, थोड़ा सा 12 मिनट चल रहा है ना, तो थोड़ा सा कुछ घूम फिर लीजिए, फिर उसको देखिए, लेकिन आप लोग कोशिश कीजिए वीडियो देखिए। कब दायित्व के जो चिट्ठे में प्रदर्शित न हो किंतु उसके फर्म के समय चुकाना जाता है तो क्या कहा जाता है? अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी कहा जाता है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी कहा जाता है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी कहा जाता है। यदि अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार अवकाश ग्रहण करने पर देय तिथि व पूर्ण भुगतान नहीं किया जाए तो शेष हस्तांतरण किया जाता है 52 नंबर, तो इसमें होता है लोन अकाउंट कहा जाता है, लोन अकाउंट। चलिए, उसका आंसर क्या? 53 नंबर जो है फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 1 लाख किया जाता है तो फर्म की पुस्तक कितना है? तो सी को प्रवेश के समय कितना राशि होगी? देखिए, ये थोड़ा कैलकुलेशन है, कैलकुलेट करके निकाला जाएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा, इसलिए इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें सीधे इसका आंसर अगर निकाला जाए तो 25,000 गुडविल हो जाएगा, 25,000 इसका कैपिटल होगा, इसमें बेसिकली सवाल कुछ है नहीं। 54 नंबर, वित्तीय उपकरण को छोड़कर अन्य किसी प्रकार का प्राप्त लाभांश रोकड़ प्रवाह विवरण दिखाया जाता है। 54 नंबर सवाल, तो 54 नंबर जो सामान है इसका होता है फाइनेंशियल एक्टिवेट होता है, फाइनेंशियल एक्टिवेट में दर्शाया जाता है। वित्तीय उपकरण को छोड़कर अन्य द्वारा ब्याज की किया जाए भुगतान रोकड़ प्रवाह में दर्शाया जाता है। देखिए, ब्याज अगर हो, ये सब जो होता है ब्याज वगैरह, ये सब 55 नंबर सब फाइनेंस ऑपरेटिंग जो 42 नंबर 55 नंबर क्वेश्चन इसका जो फाइनेंशियल एक्टिवेट में इसको दर्शाया जाता है। सेबी के अनुसार न्यूनतम अभिनव आवंटन निर्धारित किया जा सकता है, ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका था और आज भी इसको फिर पढ़ा मिला, तो यहाँ पर हम लोग 90% रखेंगे, ठीक है, 90% रखेंगे, आंसर जो भी है 90% रखेंगे। एक कंपनी अपने अंशों का निर्गमन नहीं कर सकता है, डिस्काउंट पर नहीं कर सकता है, क्वेश्चन कई बार मिला, कई दफ़ा मिला, इसलिए बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट करके मिल रहा है, इसलिए टेंशन की जरूरत नहीं है, अच्छा है, ज़्यादा क्वेश्चन का सेट नहीं है। 58 नंबर में दिया है कि वित्तीय उपकरण द्वारा प्राप्त लाभांश रोकड़ प्रवाह विवरण किस क्रिया में अंतर्गत दर्शाया जाता है? जो 58 नंबर है, ये संचालन क्रियाओं में दर्शाया जाता है, संचालन क्रियाओं में दर्शाया जाता है। इसके बाद हम आ जाते हैं आयकर भुगतान को बरकरार किया जाता है, आयकर भुगतान को बरकरार किया जाता है, जो सवाल दिया है, तो आयकर भुगतान संचालन क्रियाओं में होता है, संचालन क्रियाओं में होता है। 60 नंबर जो दिया है कि कंपनी का उदाहरण क्या है? तो भारत संस गुप्ता संस नहीं, जियो कंपनी का उदाहरण है। देखिए, नया सवाल है, इसको उठा करके जियो कंपनी का उदाहरण दिया है। पूंजी कोष की गणना की जाती है, पूंजी कोष की गणना की, तो देखिए पूंजी कोष की गणना किया जाता है एसेट माइनस लायबिलिटी, एसेट माइनस लायबिलिटी। एसेट में से अगर हम लायबिलिटी घटा देते हैं और जो बैलेंस फिगर आएगा वो कैपिटल फंड का मान होता है। प्राप्ति और भुगतान का अंतर समानता क्या दर्शाता है? रिसीव्ड और पेमेंट समानता बैलेंस दर्शाता है।
रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट बैलेंस दर्शाता है, इनकम स्टेटमेंट डिफेंसिव दर्शाता है, इसलिए इसमें रिसिप्ट और को जो भी आंसर है उसको दिया गया कैश बैलेंस दर्शाता है। इसमें कैपिटल फंड का दिया है, वो गलत दिया है, इसको याद रखिएगा। चलिए 63 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी प्राप्ति भुगतान खाते में जाएगी? बहुत अच्छा सवाल है। अब इसमें ऑप्शन पर देखना पड़ेगा कौन कौन जाएगा। तो इसमें देखिए आउटस्टैंडिंग नहीं जाएगा, रिसीव पेमेंट डिप्रिसिएशन नहीं जाएगा, लाइफ मेंबरशिप ही जाएगा, लाइफ मेंबरशिप ही जाएगा, इसलिए इसमें लाइफ मेंबरशिप ही जाएगा। चलिए निम्न से कौन से आय नहीं है? चंदा आय है, डोनेशन आय है, सेल ऑफ टिकट आय है, इंडोमेंट फंड नहीं है। ये 54 में इंडोमेंट फंड है जो आय नहीं है, इसलिए इसका आंसर जो होगा आपको डी होगा। आय व्यय खाता तैयार किया जाता है गैर व्यापारिक संस्था द्वारा, गैर व्यापारिक संस्था द्वारा, इसलिए 65 का आंसर आपको बी नंबर होगा, गैर व्यापारिक संस्था द्वारा। 66 नंबर, लाभ न कमाने वाली संस्था और व्यय पर आय पर अधिकतर कहा जाता है। 66 नंबर जो है इसमें कमी और जो कमी और घाटा डिफिसिट कहा जाता है। चलिए उसके बाद हम आ जाते हैं भुगतान और प्राप्ति और भुगतान खाता सारांश डैश है। तो 67 नंबर जो सवाल है, समस्त आयगत और पूंजीगत प्राप्ति का होता है, इसलिए इसमें जो क्वेश्चन होगा समस्त आयगत और पूंजी प्राप्ति का भुगतान होता है। 68 नंबर जो क्वेश्चन दिया है इसमें सवाल पढ़ेंगे ऑप्शनल, एक तरह का मैथ है। देखिए आपको बार बार समझा रहे कि छोड़ना तो है ही, 50 में से 50, 100 में से 50 छोड़ना, तो आपको जो लाइक करे उसको छोड़िए, थोड़ा टेंशन लगे उसको आगे देकर बढ़िए। चालू खाता क्या है? देखिए चालू खाता, ये जो सवाल है पर्सनल अकाउंट है, लेकिन याद रखिएगा ये सवाल 100% सेट में आपके बोर्ड में है। चलिए एक साझेदार फर्म के लक्षण है, एक साझेदार फर्म के लक्षण है 70 नंबर। तो उपरोक्त सभी होंगे, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होते हैं। देखिए इसका ऑप्शन होगा सभी होगा, सब पढ़ेंगे सभी होगा। साझेदार का दायित्व क्या होता है? अनलिमिटेड, देखिए आप देखिए लिमिटेड अनलिमिटेड, ये क्वेश्चन बड़ी अच्छा, अनलिमिटेड होता है। पार्टनरशिप में अनलिमिटेड होगा और कंपनी में लिमिटेड हो जाता है। कंपनी में जितना का शेयर लगा है उतना ही आपको नुकसान हो सकता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। लेकिन पार्टनरशिप में 2 आदमी खोलें, 1 लाख खोलें और आपके कारण किसी 4 लाख नुकसान हो गया तो आपको देना पड़ेगा ना। चलिए साझेदार के पूंजी पर ब्याज डैश है, साझेदार पर पूंजी पर ब्याज डैश के विनियोजन है, अप्रोक्शन है। पिछला भी सेट में इस सवाल मिला था, याद रखेंगे। साझेदार पर जो पूंजी है अप्रोक्शन है। उसके बाद हेमंत दीपक एक का सवाल दिया है, आप 73 नंबर सवाल दिया है। आप इसको आराम से इत्मीनान से क्या करेंगे, इसको कवरेज करेंगे और इसको अपना रिप्लेस कीजिएगा। चलिए साझेदारी का फर्म का संबंध डैश होता है, साझेदारी फर्म का 10 ऑनर और एजेंट के द्वारा होता है, स्वामी और एजेंट के तरफ होता है, इसलिए इसमें आराम से इसको कवर करेंगे। चलिए बहुत कम ही 25 क्वेश्चन बचा है, ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं हो सके इसमें ज़्यादा, अगर पिछला सवाल से ज़्यादा वीडियो क्वेश्चन आ गया। ये भी साझेदार है, इतना के पूंजी लाता है, शुद्ध मूल्य क्या, देखिए फर्म का शुद्ध मूल्य क्या, इस सब सवाल में आपको इसका 5 से गुना कर लीजिए, जो होगा 6 लाख इसका आंसर आएगा। 5 गुना 6, टोटल पूंजी 6 लाख होगा, या आप कैलकुलेट करके इसको निकाल सकते हैं, 6 लाख होगा। उसके बाद जो 76 नंबर जो क्वेश्चन दिया है, नए साझेदार के वह नगद लाई ख्याति क्या कहलाती है? प्रीमियम कहला जाता है। देखिए इसमें ऑप्शन ठीक है, इसका एक वाला में प्रीमियम और गुड दोनों लिख दिया था, इसमें साफा प्रीमियम कहा जाएगा। ठीक है। 77 नए साझेदार के प्रवेश के समान संशोधन क्या किया, पुराने साझेदारों के बीच में ट्रांसफ़र कर दिया जाए, ओल्ड पार्टनरों के खाते में भेज दिया जाता है। इस 77 में जो होगा पुराने खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, ये वाला आंसर होगा। उसके बाद यह ये भी लाभ हानि खाते में हिस्से में प्रवेश करते हैं, अनुपात इतना है तो इसको क्या किया जाए? इसमें क्या करना, कुछ नहीं करना है। ये आपका एक सवाल है कि मैथ का रेशियो कैलकुलेशन करना होगा, त्याग अनुपात निकालना होगा। तो ऐसे में त्याग अनुपात 3:1 होता है, जो नॉर्मल सवाल होता है उसमें त्याग अनुपात जितना पुराना होता है उतना ही त्याग अनुपात हो जाता है, इसलिए इसका त्याग रखना होगा। दायित्व में कमी क्या है? दायित्व में कमी क्या है? दायित्व में कमी क्या है? दायित्व में कमी एक तरह का जो 69 दिया है, दायित्व में कमी लाभ, जितना ही दायित्व के मूल्य कमी होगा उतना ही आपको लाभ होता है, इसलिए ये लाभ होगा। चलिए ये वाला सवाल हो गया। अब त्याग अनुपात का सूत्र क्या है? त्याग अनुपात का सूत्र पूछ रहा है, त्याग अनुपात का तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो होता है। ये भी सवाल आप लोगों को कई बार मिल गया है, इसलिए बी ऑप्शन होगा। एक नए साझेदार के प्रवेश के समय संपत्ति के मूल्य में कमी किया जाता है तो किस खाते में भेजा जाएगा? तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में जाया जाता है, रीवैल्यूएशन किया जाता है। फर्म के समापन पर सबसे अंत में कौन से खाता बनता है? फर्म के समापन में सबसे अंत में खाता कौन से खाता बनता है?
पूछा है 63 नंबर, तो बैंक खाता, रोकड़ खाता बनता है, सबसे अंतिम में क्या बनाते हैं, रोकड़ बनाते हैं या बैंक अकाउंट बनाते हैं। फर्म के चिट्ठे पर साझेदार के ऋण खाते को ट्रांसफर करेंगे साझेदार के पूंजी खाते में। ये भी क्वेश्चन अभी रिपीट किया है, साझेदार के पूंजी खाते में, इसको रिवैल्यूएशन नहीं भेजता, डायरेक्ट पार्टनर के बैंक से मार्केट ट्रांसफर कर दिया जाता है। फर्म के समापन के दशा में संपत्ति की विक्रय से प्राप्ति सर्वप्रथम भुगतान किया जाएगा। सर्वप्रथम किसको किया जाए, साझेदार को, साझेदार के फर्म दिए ऋण को, साझेदार के अतिरिक्त पूंजी को और बाहरी दायित्व। आउटसाइड लायबिलिटी को सबसे पहले पेमेंट किया जाता है। तो आउटसाइड लायबिलिटी होता है, सबसे पहले संपत्ति बेचकर आउटसाइड लायबिलिटर को पेमेंट किया जाता है। उसके बाद एक क्वेश्चन दिया है जिसमें आपको मैथ है, तो इसके लिए इसका आंसर 280 होगा, आपको फाइंड आउट करना होगा। चलिए, एक फर्म के समापन के दौरान वसूली खाते डेबिट किया जाता है। फर्म के समापन पर एक वसूली खाते को डेबिट किया जाता है, तो बेची जाने वाली संपत्ति को डेबिट किया जाता है, बेची जाने वाली संपत्ति को डेबिट किया जाता है। चलिए, न्यायालय द्वारा एक साझेदार की दिवालिया घोषित किया जाना फर्म के किस प्रकार का अंतर्गत आएगा, 88 नंबर। तो इसका किसी घटना के घटने की स्थिति में, जो किसी घटना के घटने की स्थिति में। उसके बाद है अंश आवंटन खाता क्या, अंश आवंटन खाता क्या है, तो अंश आवंटन खाता व्यक्तिगत खाता होता है, पर्सनल अकाउंट है, याद रखेंगे कई बार मिला। अंशों के अधिमूल्य जो होता है क्या होता है, पूंजीगत लाभ होता है। अंशों का अधिमूल्य पर निर्गमन पूंजीगत लाभ होता है, 90 नंबर पूंजीगत लाभ होगा, अंशों के जो होगा पूंजीगत लाभ होगा। एक कंपनी अंशों का प्रीमियम पर भारतीय कंपनी किस्त 52 के तहत, याद रखेंगे 53 में डिस्काउंट का चर्चा है, 52 में प्रीमियम का चर्चा है। अंशधारी को क्या प्राप्त होता है, अंशधारी को डिविडेंड्स प्राप्त होता है, लाभांश प्राप्त होता है। अंशधारी को क्या प्राप्त होता है, लाभांश होता है। और ऋणधारी का ऋण पत्रधारी को क्या मिलता है, तो ब्याज मिलता है, याद रखिएगा। एक अंशों के अधिमूल्य पर आर्थिक चिट्ठा के किस पर जो प्रीमियम होता है किधर दिखाया, तो लायबिलिटी साइड में दर्शाया जाता है, लायबिलिटी साइड में दर्शाया। याद कीजिए, सवाल बनाए हैं सवाल बनाए हैं आप लोग, थोड़ा सा तो आप लोग जो ऑफलाइन क्लासरूम में पढ़े उसमें भी दिमाग लगाइए, सारी सवाल हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, हम जान रहे हैं, क्योंकि हम लोग को डायरेक्ट फेस टू फेस रूबरू नहीं हो रहे हैं, लेकिन हमको एहसास है कि बहुत सारे बच्चे घर में कैद हो गए हैं, पढ़ना चालू कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ाई के सिवा कुछ नहीं कर रहे हैं, वो ग्रुप में अपना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाल कर एक दूसरे को सॉल्व करने में लगे हैं। लेकिन कुछ हम देखे हैं स्टूडेंट को अपने आंखों से, लड़की थी लड़का था, दोनों टाइप के लड़के, अभी भी बच्चे बेग लगा के घूम ही रहे हैं। यार मत घूमो, इससे कुछ नहीं होता है, ये ऊपर वाले से डरो। तुम सोचते हो ना कि हम गलत जो काम कर रहे हो कोई नहीं दिखता, दिख जाता है ना, तुम पढ़ नहीं रहे, पढ़ेगा तो उसका प्रतिफल तुमको मिलेगा, प्रतिफल मिलेगा। 94 नंबर क्वेश्चन है, इसका पूर्ण अंशों कंपनी प्रतिभूतियों प्रीमियम कर सकती है, पूर्ण पद अंशों के निर्वहन करने के लिए प्रीमियम के पैसा बोनस में इश्यू कर सकती है। हरण अंशों का हरण किया जा सकता है सभा में उपस्थित न होने, मांग की राशि भुगतान न करने पर। ठीक है, मांग की गई राशि का भुगतान नहीं किया जाए तो अब उसका हम जब्त कर सकते हैं। शून्य कूपन बॉन्ड निर्मित किया जाता है, शून्य कूपन बॉन्ड तो बिना पूर्व निर्धारित ब्याज दर पर किया जाता है। ऋणधारी को क्या मिलता है, देखिए हम जैसे चर्चा की, ऋणधारी को आपको ब्याज मिलता है और शेयरधारी को डिविडेंड्स मिलता है। ऋण पत्र के निर्माण में हानि कटौती समानता क्या होता है, ऋण पत्रों के जीवन के अंदर होता है, ऋण पत्र के जीवन के अंदर होता है, 10 वर्ष 15 वर्ष नहीं, जितना उसके ऋण पत्र होगा उसी में करेंगे। लास्ट दो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये जो सवाल दिया, फिर एक तरह का मैथ दिया, तो इसका आपका आंसर निकालना होगा। और देखिए इसका आंसर दिया हुआ है, बस 5 लाख दिया है, इसको आप कैलकुलेट करना होगा, छोड़ दीजिएगा। ऋण पत्र प्राय कंपनी के संपत्तियों पर डैश है तो आरक्षित है, सिक्योर्ड है। इस प्रकार आज हम लोग ऑब्जेक्टिव सेट पूरा क्लियर किए, 4 सेट में था, हम लोग 50-50 कर बाकी 3 सेट पढ़े थे और लास्ट सेट वाला 1 से 100 कर लिए। अब हमारा जो कल का सेशन होगा ना, वो व्हाइट बोर्ड पर रहेंगे और उसमें जितने आपका लॉन्ग क्वेश्चन है ना, लॉन्ग क्वेश्चन सेट के अंतिम में दिया, उनको हम सोल्व करते हुए बोर्ड पर आएंगे। धन्यवाद।